फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने एथिक्स के सिलेबस को हम लोग दो बुक से कवर कर रहे हैं। एक तो आईएएस ऑफिसर डी के बालाजी के द्वारा लिखी गई बुक है और इसके साथ ही एक लेक्सिकन की बुक है। अगर आप इन दोनों बुक को परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन पे उपलब्ध है। इसके साथ ही देखिए, जो एथिक्स का सिलेबस है इसमें टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट में से तीसरी जो यूनिट है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और कल का जो वीडियो होगा उसमें ये जो हमारा एप्टीट्यूड का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम लोग कल के वीडियो में अपनी यूनिट 3 को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, अपने पिछले वीडियो से हम लोगों ने एप्टीट्यूड को पढ़ना स्टार्ट किया था और पहले हम लोग आज के वीडियो में रिवाइज करेंगे कि एप्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद जो इससे जुड़े आगे के मुद्दे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एप्टीट्यूड का मतलब है आपका पोटेंशियल या फिर आपकी क्षमता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गांव के लोग हैं जो आपके पास अपनी एक समस्या को लेकर के आते हैं कि जो उनके खेत हैं उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है और उसका वो कुछ कारण भी बताते हैं कि पहले जो नहर का मार्ग था उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है या जो पानी उनके खेतों तक पहुंचता था उसको पहुंचने से किसी तरह से रोक दिया गया है। तो अब अगर आपकी जो एप्टीट्यूड की पावर है, आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, तो आप सबसे पहले चीजों को एनालाइज करेंगे, यानी कि आप समझेंगे कि ये लोग जो कारण बता रहे हैं क्या सच में वही कारण है या फिर कोई और कारण है। यानी कि आप पहले समस्या को अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे, समझेंगे। ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है ये लोग किसी और का नुकसान कर दें, यानी कि अपने लाभ के लिए ऐसा तो नहीं है ये किसी और के नुकसान की बात कर रहे हो। तो आप वार्तालाप करेंगे, दूसरों से सलाह लेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्या कोई ऐसी तकनीक हो सकती है जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह, जिससे इन किसानों को सहायता पहुंचाई जा सके। यानी कि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है, अगर आपकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, तो आप समस्याओं से अच्छे से लड़ सकेंगे और समस्याओं से बाहर आ सकेंगे। तो यानी कि एप्टीट्यूड क्या है? एक तरह से स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक भंडार ग्रह है और जिसके अंदर ये एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात हो रही है, एटीट्यूड का चैप्टर अलग है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है वो सिविल सेवक सिविल सेवाओं में ज्यादा सफल होगा, यानी कि ज्यादा सफलता के साथ अपना काम कर पाएगा। अब देखिए, जो सरकारें हैं वो जन कल्याण के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग योजनाएं लाती हैं और इन नीतियों, इन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी हमारे सिविल सेवकों के ऊपर होती है। तो जाहिर सी बात है, जन कल्याण का काम करने के लिए जो सिविल सेवाएं हैं इनमें कुछ वैल्यूज का, कुछ मूल्य का होना जरूरी है। तो आज का यही हमारा टॉपिक है, यानी कि जो एक सिविल सेवक होता है और जो हमारी सिविल सेवाएं हैं इनकी फाउंडेशन वैल्यूज कौन कौन सी हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पे फिगर है, ये फिगर आप ऐसे ही बना के आ सकते हैं। तो सिविल सर्विस की वैल्यूज में आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन, कंपैशन और इम्पैथी। इसमें से देखिए, आज हम लोग ऑब्जेक्टिविटी को समझेंगे, इंटीग्रिटी को समझेंगे और इम्पार्शियलिटी को समझेंगे, और बाकी के जो तीन हैं उनको हम लोग कल के वीडियो में समझ के इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, समझते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। देखिए, जब आप कोई निर्णय ले रहे होते हैं तो निर्णय की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि व्यक्ति के जो पर्सनल बिलीफ हैं, जो व्यक्ति मानता है, वो चीजें कहीं निर्णय को प्रभावित ना कर दें। जैसे कि मान लीजिए, आपको लगता है कि जो एक गांव है उस गांव के लोग ज्यादा ईमानदार नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए उस गांव का कोई ईमानदार व्यक्ति अपना एक सही इशू लेकर के आपके सामने आया, लेकिन फिर भी आप उसको पहले नजर में बेईमान ही मानेंगे, क्योंकि आपका जो बिलीफ है वो इस तरह का है कि उस गांव के जो व्यक्ति हैं वो ईमानदार नहीं है। और देखिए, इसको आपने स्कूल कॉलेज में अपने देखा होगा, कई बार कह दिया जाता है कि ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हैं। तो ऐसे में जैसे ही टीचर सुनता है कि आप किस सेक्शन से हो और स्टूडेंट बताता है कि मैं सेक्शन बी से हूं, तो वो पहले ही मान लेता है कि इसी स्टूडेंट की गलती होगी, इसी ने कुछ शैतानी की होगी। तो यानी कि जो आपके पर्सनल बिलीफ है वो आपके डिसीजन को गलत कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, यानी कि आपको किस चीज से लाभ है, क्या आप मानते हैं, इन चीजों से हटके और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। एक तो हो गया व्यक्तिनिष्ठ निर्णय, व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव डिसीजन।
सब्जेक्टिव डिसीजन का मतलब होता है कि आप जब जो कुछ मानते हैं उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसीजन का मतलब होता है कि आप जो परिस्थिति है, जो कुछ हुआ है उसको एनालाइज करके, अपने एप्टीट्यूड के आधार पे उसको एनालाइज करके उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिविटी के लिए बाधा है। एक तो हो गया स्टीरियोटाइप डिसीजन। स्टीरियोटाइप मतलब होता है जनरलाइजेशन करना हर चीज का। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। जैसे आपने कहा कि एक जो गांव है वहां के लोग बहुत ज्यादा बेईमान हैं, यानी कि आपने चीजों को जनरलाइज कर दिया। आपके सामने एक गांव के 3-4 लोग आए और उन लोगों ने कुछ बेईमानी की हुई थी, तो आपने मान लिया जो पूरा का पूरा गांव है वो बेईमान है, जबकि ऐसा नहीं है। गांव में हो सकता है 1000 लोग रहते हो या 1500 लोग रहते हो, पर उसमें से केवल 4 लोग अभी तक आपके सामने बेईमान आए हैं, और ऐसे में आपने जो बाकी के लोग हैं उनको भी बेईमान मान लिया। तो ये एक चीज है जो ऑब्जेक्टिविटी के लिए बाधा है, और एक सिविल सेवक के डिसीजन में इस चीज का होना सही नहीं है। इसके बाद आता है हालो इफेक्ट। तो हालो इफेक्ट क्या है? तो देखिए क्या है, कई बार व्यक्तियों के अंदर एक चीज बुरी होती है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो स्मोक करता है, या एक व्यक्ति है जो ड्रिंक करता है। अब मान लीजिए कि आपने उसको देखा कि ये व्यक्ति जो है ड्रिंक करता है, और ऐसे में आपने उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज कर लिया कि ये व्यक्ति बुरा ही होगा, जबकि हो सकता है कि उसमें कोई एक बुराई है लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। तो जब इस तरह से हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि किसी की जो एक बुराई है उसके आधार पे जब हम किसी के पूरे व्यक्तित्व को व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, तो यहाँ पर भी डिसीजन गलत होता है। और देखिए इसका अपोजिट भी सही है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति में कोई एक अच्छाई है और आप उसको कंप्लीटली अच्छा मान लें और बाद में वो आपको धोखा दे दे। तो यानी कि ये हो गया हालो इफेक्ट, जब आप चीजों को कंप्लीटनेस में, संपूर्णता में नहीं देखते हैं। फिर आता है देखिए प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट क्या है? देखिए कई बार आपने सुना सुना होगा कि जो पहला इंप्रेशन है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वही लास्ट इंप्रेशन होता है। अब देखिए ये बहुत खतरनाक चीज होती है। कई बार क्या होता है, पहले पहले जब आपके सामने व्यक्ति आता है तो शायद वो आपको उतना प्रभावशाली ना लगे, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसी तरह से कई बार होता है कि आपके सामने कोई आता है और आपको वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में वो आपको लगता है कि ये व्यक्ति काफी अच्छा है। अब इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है सिविल सेवाओं से संबंधित। मान लीजिए आप अस्पतालों के निरीक्षण के लिए जाते हैं, और शुरुआत में आप जिस अस्पताल का निरीक्षण करते हैं वहां पर आपको सब बहुत अच्छे से मिलता है। तो आपको लगता है कि देखिए जो अस्पताल है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और जब आपको किसी अस्पताल की शिकायत आती है कि इस अस्पताल ने अपना काम सही से नहीं किया, मरीज की सही से सेवा नहीं की, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये एक अपवाद है, हमारे जो जिले के अस्पताल हैं वो सही से काम कर रहे हैं। और ऐसे में आप निरीक्षण करने नहीं जाते हैं, जिससे कि एक गलती हो जाती है। इसके साथ ही देखिए एक हो गया रीसेंसी इंप्रेशन। यानी कि जो रीसेंसी इंप्रेशन है, इसका मतलब होता है जो चीज अभी आपने देखी है उसके आधार पे आप जज करने लग जाते हो कि इसके बाद क्या होगा। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या मान लेते हो कि ये व्यक्ति हिंसक ही होगा, इसको तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आगे भी ये हिंसा करेगा। लेकिन आप इस चीज को नहीं समझते हो कि पूरा मामला क्या था। इसको कहते हैं रीसेंसी इंप्रेशन। यानी कि अभी अभी जो आपने अपने सामने होते देखा, उसी के आधार पे आप पूरे घटनाक्रम का अंदाजा लगाने लगे। और देखिए एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कि अपनी जो अंदर की कह लीजिए बातें हैं, जो हमारा सेल्फ है, उसको जब हम अदर्स में देखते हैं। अपने सेल्फ को अदर्स में देखने का देखिए क्या मतलब है, कई बार कहा जाता है कि हम जैसे होते हैं हमको दुनिया वैसी ही दिखती है। तो उसी तरह से सिविल सेवक के सामने भी एक समस्या आ सकती है। मान लीजिए एक जो सिविल सेवक है वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, और उसको लग रहा है कि जो आसपास के कर्मचारी हैं वो भी बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो यानी कि वो जो अपना जो सेल्फ है उसको दूसरों में देख रहा है, अपनी जो क्वालिटीज है उसी के हिसाब से दुनिया को भी देख रहा है, और यहाँ पर वो एक गलती कर सकता है। तो देखिए इस पॉइंट का मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं। मान लीजिए एक जो सिविल सेवक है वो पहले काफी गरीब वर्ग से संबंधित था, और इसकी जो जमीन थी उसके ऊपर किसी अमीर व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। तो अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए जब ये सिविल सर्वेंट बन गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या किसी अन्य पद पे है, और इसके पास कोई गरीब व्यक्ति अपनी शिकायत लेके आता है, तो इसको तुरंत क्या लगेगा कि हाँ ये जो गरीब व्यक्ति है ये सही होगा, और ये जो अमीर व्यक्ति है इसी ने इस गरीब के साथ कुछ गलत किया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो अपने पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं उसके आधार पे ये सिचुएशन को देख रहा है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि गलती इस गरीब व्यक्ति की ही हो और जो अमीर व्यक्ति हो वो निर्दोष हो, लेकिन क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे पूरी सिचुएशन को देखा तो आप जो सही परिस्थितियां हैं उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए जो सिविल सर्विसेज की अगली फाउंडेशन वैल्यू है वो है इंटीग्रिटी। देखिए जब आप एक सिविल सेवक होते हैं तो आपके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। जैसे आप अलग अलग चीजों का लाइसेंस दे सकते हैं, इसके साथ ही आपके पास बहुत सारे फंड होते हैं। और आपके ये जो अधिकार है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके परिवार के लोग होंगे, आपके सीनियर होंगे, आपके साथ काम करने वाले होंगे, जो कि इन अधिकारों का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसे में देखिए इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, बहुत ही स्ट्रांग मोरल वैल्यूज का होना, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत नैतिक मूल्यों का होना। यानी अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है तो चाहे वो आपका भाई हो जो आपके अधिकारों का लाभ उठाना चाहता है, चाहे आपका सीनियर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप तुरंत साफ ना कर दोगे और आप कह दोगे कि देखिए जो रूल और रेगुलेशन है उसी का पालन किया जाएगा और नियम के हिसाब से जहां पे ये फंड जाना चाहिए या जिसको लाइसेंस मिलना चाहिए उसी को ये दिया जाएगा। ये हो गई देखिए इंटीग्रिटी। और इसमें एक बात आती है कि जो इंटीग्रिटी के अंतर्गत मोरल वैल्यूज होती हैं, इनको आप समाज के डर से नहीं मान रहे होते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि लोग नैतिक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है कि समाज हमको अपने से बाहर कर देगा। लेकिन अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा है तो आप ये समाज के डर से नहीं कर रहे हैं, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मोरल वैल्यूज हैं वो आपके अंदर से आती हैं, यानी कि बाहर से कोई दबाव नहीं है, बल्कि आपके अंदर का जो सेल्फ है, आपका जो स्वयं का चरित्र है, वो इस तरह का है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। इसको देखिए कहेंगे इंटीग्रिटी। अगर यही चीज बाहर से आ रही है, आप दूसरों के प्रेशर से कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रिटी नहीं है। और देखिए जो दूसरों का प्रेशर है कभी कभी ऐसा होता है कि वो हट भी जाता है, यानी कि कई बार जब आप गलत कर रहे होते हैं तो आपको कोई देख नहीं रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप गलत करने से तभी बचेंगे जब आपके अंदर इंटीग्रिटी होगी। अब देखिए इंटीग्रिटी क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि आप बहुत सारे जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनको देने का आपके पास अधिकार होता है। अब अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप यहाँ पे बेईमानी करेंगे, अपने किसी खास व्यक्ति को ये जॉब वगैरह दे देंगे। यानी कि आप बहुत सारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं जिसका मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, इसमें बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इन चीजों में मान लीजिए आपको एक लाइसेंस देना है और आप इस लाइसेंस को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो इस लाइसेंस के योग्य नहीं है। जैसे कि पुल बन रहा है और आप पुल बनाने का जो लाइसेंस है वो ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो इसके योग्य नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है जो पुल है वो गिर जाए, बहुत बड़ी एक हादसा हो जाए। तो इसलिए आपके अंदर इंटीग्रिटी होना जरूरी है। इसके साथ ही आप बहुत सारे बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि किसी जो योजना जो आती है सरकार की, उसके लाभार्थी कौन कौन लोग हैं, इसका लाभ किसको किसको मिलना चाहिए, इस चीज का सिलेक्शन भी आप करते हैं एक सिविल सेवक के रूप में। और अगर आप ईमानदार नहीं है, आपके अगर अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर भी भेदभाव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। कई बार देखिए जो डिपार्टमेंट है उसमें गलत हो जाता है। इसके ऊपर एक केस स्टडी भी आई हुई है कि जिसमें एक सिविल सेवक था जिसके डिपार्टमेंट में कुछ गलत हुआ था, कुछ भ्रष्टाचार हुआ था, और उसके ऊपर जो सीनियर थे वो दबाव डाल रहे थे कि आप इस ये जो इंक्वायरी है इसको धीमा कर दीजिए, थोड़े से गलत रिजल्ट दे दीजिए। इसके साथ ही जो साथ में काम करने वाले लोग थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो लोग दबाव डाल रहे थे और आपसे पूछा गया था तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको यही बताना होगा कि देखिए जो इंटीग्रिटी है वो हमारी जो इंटीग्रिटी है वो हमें कुछ भी गलत करने से रोकती है। और ऐसे में हम अगर हम पे दबाव है भी तो भी गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारी इंटीग्रिटी है वो सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। तो देखिए इंटीग्रिटी में वैसे तो बहुत सारी मोरल वैल्यूज, बहुत सारे मोरल प्रिंसिपल आते हैं, लेकिन जो इंटीग्रिटी का सबसे मुख्य हिस्सा है वो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी है। अब चलते हैं अगले चरण पे, यानी कि सिविल सर्विसेज की जो अगली फाउंडेशन वैल्यू है जिसको कहते हैं इम्पार्शियलिटी। देखिए इम्पार्शियलिटी क्या है, दो तरह से आप पार्शियलिटी कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, आप गरीब व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, अमीर व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं।
तो यहाँ पे पार्शियलिटी तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक तार्किक पार्शियलिटी है कि जो पिछड़ा है उसको दिया जाए और जो पहले से आगे है उसको सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे देखिए आप क्या करते हैं कि जो आपके खास लोग हैं या जो आपको किसी तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं, अगर आप उनके लिए ज्यादा कुछ कर रहे हैं या आप मान लीजिए किसी कम्युनिटी को लेकर, किसी जाति को लेकर के उसके लिए ज्यादा कुछ कर रहे हैं और बाकियों को पीछे छोड़ दे रहे हैं, तो ये हो गई पार्शियलिटी यानी कि भेदभाव। तो अगर सिविल सर्वेंट देखिए भेदभाव करेगा तो फिर जन कल्याण नहीं हो पाएगा। और सरकार का उद्देश्य क्या है, राज्य का उद्देश्य है जन कल्याण करना, हम एक समाजवादी राज्य है। तो अगर हम देखिए जन कल्याण नहीं कर पाएंगे तो जो राज्य का उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो सिविल सर्विसेज हैं इनमें इम्पार्शियलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, डिफरेंशियल वर्सेस फेवरेबल। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब जैसे भारत में आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जो पिछड़े लोग हैं उनको यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। फेवरेबल ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब आप किसी का फेवर करते हैं, यहाँ पे कोई तार्किक कारण नहीं है, आप अपने लाभ के लिए या वो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है इसके लिए जब आप उसका फेवर करते हैं, तो ये होता है फेवरेबल ट्रीटमेंट और ये सिविल सर्विसेज में सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एक तो जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए समान होना चाहिए। जैसे कि जब आपके सिविल सर्विसेज के फॉर्म आते हैं तो जो व्यक्ति भी ग्रेजुएट है वो फॉर्म डाल सकता है। ऐसा नहीं लिखा होता है कि इस धर्म के लोग ही फॉर्म डाल सकते हैं या इस जाति के लोग ही फॉर्म डाल सकते हैं, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही जितने भी लोग हैं, जितने इक्वल बींग्स हैं, उनको एक समान ट्रीट किया जाए। यानी कि अगर कहा गया है कि जो ग्रेजुएट व्यक्ति है वो सिविल सर्वेंट बन सकता है, तो जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं सबको एक समान ट्रीट किया जाता है, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। तो देखिए जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं इसमें जितने भी लोग हैं, सभी के जो इंटरेस्ट हैं, सभी के जो हित हैं, उनको समान रूप से पूरा करना जरूरी होता है। तो आप लोगों को देखिए इंसेंटिव तो दे सकते हैं। जैसे कि एक गांव है जिसने मान लीजिए मनरेगा को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया या किसी भी योजना का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया, तो आप इस गांव को इंसेंटिव दे सकते हैं जिससे कि दूसरे गांव भी प्रेरित हो, यानी कि लाभ दे सकते हैं। लेकिन आपको पार्शियलिटी नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। इसके साथ ही देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है ये बात करता है कि राज्य जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो यानी कि आपकी भी क्योंकि आप राज्य के ही एक अंग हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप किसी के साथ भेदभाव ना करें। इसके साथ ही जो आपकी प्रोफेशनल एथिक्स है वो भी कहती है कि आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन ही है समाज में सभी का विकास करना, जन कल्याण करना। इसके साथ ही देखिए आपको जो मेजॉरिटेरियनिज्म है इसको भी प्रिवेंट करना होता है। यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं कहीं केवल उन्हीं का हित ना सोचा जाए और जो बाकी समाज के पिछड़े लोग हैं कहीं वो पिछड़े ही ना रह जाएं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन है, जैसे महिलाएं हैं या फिर जो वृद्ध हैं, जो हमारे समाज के पिछड़े समूह हैं, जिसमें आपके जाति के आधार पे भी पिछड़े समूह हैं, तो इनके जो इंटरेस्ट हैं, इनके जो हित हैं, इनको प्रमोट करना ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए सिविल सर्वेंट का इम्पार्शियल होना जरूरी है। अब देखिए एक सिविल सर्वेंट इम्पार्शियल कैसे होगा, एक तो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो भावनाओं में बह के काम कर रहा है। उसके जो बायस हैं उससे अलग होना पड़ेगा। जैसे कि आप कम्युनिटी के बारे में, जाति के बारे में कुछ विशेष तरह से सोचते हैं, तो इस चीज से आपको अलग होना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इंटरेस्ट की एनालिसिस करना पड़ेगी, यानी कि जब आप कोई कदम उठा रहे हैं तो इससे अलग अलग वर्गों के हित किस तरह से प्रभावित होंगे, किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, ये चीज आपको सोचना पड़ेगी। उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। इसके साथ ही जो पहले के समय में जो या फिर जो आपके साथी लोग डिसीजन ले रहे हैं उसके साथ आप अपने डिसीजन को कंपेयर करिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका जो डिसीजन है कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी विशेष वर्ग के लिए है। यानी कि दूसरों के डिसीजन के साथ आप अपने डिसीजन को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, ऑब्जेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो जब देखिए आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप कुछ मेरिट्स का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी जो आय है वो 2 लाख रुपए से कम है, जिनके जो मकान का क्षेत्रफल है वो 1000 स्क्वायर मीटर से कम है। यानी कि आपने कुछ चीजों को डिसाइड कर दिया
कि जिनके पास ये मेरिट्स होंगी, केवल उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, अब जो मनुष्य है वो बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं कर रहा है, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसी को लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ मेरिट्स बना दी। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आप डिसीजन लेने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर देते हैं। और इसके साथ ही जो पब्लिक ओपिनियन है इसको भी आप ले सकते हैं, यानी कि जो आम लोगों का ओपिनियन है उसको भी आप ले सकते हैं, जिससे कि जो आपका डिसीजन है वो इम्पार्शियल हो जाएगा।